Hello student, welcome to our science class education online. So today we'll discuss classification of polymers. इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपके साथ क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था पॉलीमर्स का, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट. वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. काफ़ी सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको ये न्यू कंसेप्ट समझने में भी आसानी होगी. सो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि पॉलीमर्स को उनके मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर भी क्या किया है, क्लासिफाई किया गया है कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरह का फोर्स लगेगा, कैसा फोर्स लगेगा. उस बेसिस पर भी हमारे पास क्या है, 4 तरह के पॉलीमर एग्जिस्ट करते हैं: इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स. ओके, फर्स्ट वन इज इलास्टोमर्स. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द चेन आर वीकेस्ट एंड हैव इलास्टिक कैरेक्टर लाइक रबर. इलास्टोमर्स में जो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स होता है वो काफ़ी वीक होता है, जिसकी वजह से वो कैसा होता है, इलास्टिक नेचर का होता है. इसका एग्जांपल रबड़ है. रबड़ को आपको पता है, जब आप उसमें स्ट्रेस लगाते हो, आप उसको खींचते हो तो वो अपनी पोजीशन क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है. जब आप उसका स्ट्रेस रिमूव करते हो, जब आप उसको छोड़ते हो, तो फिर से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है. ऐसा खींचने पर क्या हो रहा है, वो लंबा हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, शेप चेंज हो जा रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो क्या है, काफ़ी वीक है. ठीक है, तो रबड़ जो है क्या है, इलास्टोमर्स है, इलास्टोमर्स टाइप का पॉलीमर है. ओके, सो एग्जाम्पल दिया आपको, नेचुरल रबर. दिस पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ रेंडमली कॉइल्ड मॉलिकुलर चेंज इरेगुलरली शेप हैविंग फ्यू क्रॉस लिंक्स. मतलब कि ऐसा क्यों होता है कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है और स्ट्रेस को रिमूव करने के बाद अपनी रिगेन पोजीशन कर लेता है. ऐसा इसलिए होता है कि उसमें क्या होता है, मॉलिकुलर चेन, मॉलिक्यूल्स की जो चेन बनी होती है वो कॉइल्ड रहते हैं. जैसे आपने स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग में क्या होता है, कॉइलिंग रहती है. जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो वो कॉइलिंग क्या हो जाती है, खिंच जाती है, मतलब स्ट्रेट हो जाती है. और फर्दर आप जब फोर्सेस को छोड़ते हो, जब आप स्ट्रेस को छोड़ते हो, तो फिर से स्प्रिंग जो है कॉइल हो जाता है. तो ऐसा ही कुछ इस नेचुरल रबर के स्ट्रक्चर में भी होता है. रबर के स्ट्रक्चर में होता है कि ये इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कॉइल हुए रहते हैं. जब आप स्ट्रेस लगाते हो, उसको खींचते हो, तो ये कॉइलिंग खुल जाती है. जब आप अपना स्ट्रेस छोड़ते हो, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेता है, उसमें दोबारा से क्या कॉइलिंग हो जाती है. इसी वजह से ये इलास्टिक नेचर के होते हैं. नाउ फाइबर्स, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस. यानी कि फाइबर्स में जो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेज होंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे. ठीक है, और जो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगा, यानी जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बाइंड होंगे वो या तो हाइड्रोजन बॉन्ड के से होंगे या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से होंगे. ठीक है, इसी वजह से ये क्या काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड से जो होंगे जनरली उसके एग्जाम्पल पॉलीएमाइड्स हैं, एग्जाम्पल दिया है नाइलॉन. और जितने भी आपके पॉलीएस्टर्स होते हैं इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इसका एग्जाम्पल है टेरिलीन. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल है काफ़ी क्लोजली पैक्ड रहते हैं, जिससे इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल की तरह होता है. ठीक है, नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक. दीज पॉलीमर्स इजली सॉफ्टन्स रिपीटली व्हेन हीटेड एंड हार्डन व्हेन कूल. यानी कि जब आप क्या करते हो, इनको हीट करते हो तो ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं. और जब फिर से इन्हें ठंडा किया जाता है तो ये फिर से क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं. आपने देखा भी होगा, पॉलीथीन आप घर पे उसको फायर के आग के ऊपर रखोगे तो वो क्या पिघल जाएगी, और उसको फिर आधा जला के ऐसे साइड में रख दोगे, ठंडा हो जाएगा. तो ठंडा होने के बाद वो जो पॉलीथीन है वो क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी. तो इस तरह के पॉलीमर्स क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक होते हैं. इसमें क्या होता है, कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं होती हीट होने के बाद, जिसकी वजह से ये क्या होता है, एक तरह से मेल्ट हो गया है ना. क्योंकि क्रॉस लिंकिंग होगी तो इजीली सॉफ्टन नहीं हो पाएगा. इसके अंदर क्या नहीं है, क्रॉस लिंकिंग नहीं है. यानी जो चेन है वो बिल्कुल सिंपल चेन्स होंगी, क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी. ठीक है, और जब सॉफ्टनिंग इसीलिए होता है क्योंकि जब क्या होता है, हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, चेन जो है ईजिली क्या होती है, फ्रीली मूव हो जाती है. यानी जो मॉलिक्यूल्स, जो मोनोमर यूनिट आपस में जुड़े हुए हैं वो क्या होगा, फ्रीली मूव हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि क्रॉस लिंकिंग नहीं है, बहुत सिंपल चेन है. ये क्या हो जाएगा, जब आप इसे गर्म करोगे तो वो क्या इजीली मूव हो जाएंगे उसके मोनोमर यूनिट, और जिसकी वजह से वो अपनी शेप चेंज कर लेगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा. इसका एग्जांपल है टेफ्लॉन और पीवीसी. ओके, थर्मोसेटिंग पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जिन्हें अगर आप हीट कर दो तो परमानेंटली चेंज हो जाएंगे, दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं करेंगे. ठीक है, परमानेंटली चेंज हो जाएंगे. और परमानेंटली चेंज क्यों होते हैं, क्योंकि जब आप इन्हें हीट करते हो तो इसमें क्या होती है, क्रॉस लिंकिंग फॉर्म हो जाती है. ठीक है, जिसकी वजह से ये हार्ड बन जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, इन्फ्यूजिबल और इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बन जाते हैं. यानी आप क्या अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, जो शेप इन्होंने ले ली है उसी शेप में रहेंगे. ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है बेकेलाइट, मेलेनिन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन. ओके, सो ये आपके 4 पॉलीमर्स थे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर फोर्सेस. नाउ विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस. यानी कि जब ये पॉलीमर्स बनते हैं तो इस बेसिस पे भी हमने पॉलीमर्स को डिस्क्राइब किया है कि अलग अलग तरीके से पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं. तो इसमें 2 टाइप्स हैं आपके पास, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर.
एडिशन पॉलीमर्स वो होते हैं जिसमें मोनोमर्स यूनिट जुड़ जाती है, यानी एक एडक्ट बन जाएगा। जितने भी मोनोमर्स हमारे पास प्रेजेंट है, जितने भी छोटे छोटे यूनिट्स हमारे पास प्रेजेंट है, सब आपस में जुड़ जाएंगे। और प्लस जब आपकी रिएक्शन होगी तो उसमें कुछ भी एलिमिनेट नहीं होगा, कोई मॉलिक्यूल वाटर या फिर NH3 या फिर HCl, कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होगा। सिंपल या कैसा भी मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होगा, सिर्फ जो मोनोमर्स हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, एक एडक्ट प्रोडक्ट बनेगा। वो वाले पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं? एडिशन पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल है पॉलीथीन, ब्यूना एस, ब्यूना एन। आप एग्जांपल दे भी सकते हो। यहाँ पे मैंने दिखाया है 1,3-ब्यूटाडाइइन प्लस स्टायरिन। जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो आप देख सकते हो कुछ भी यहाँ से कोई मॉलिक्यूल रिमूव नहीं हुआ, पूरी की पूरी चेन आपस में जुड़ गई है। आप इस क्या बोलते हैं फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ो तो आप देख सकते हो कि कुछ भी यहाँ से रिमूव नहीं हुआ है। जितने भी मोनोमर यूनिट हमारे पास थे, जितने भी कार्बन थे, हाइड्रोजन थे, सबके सब आपस में जुड़ गए हैं। तो इस तरह का पॉलीमर क्या कहलाता है? एडिशन पॉलीमर कहलाता है। कंडेंसेशन पॉलीमर, यहाँ पर जो पॉलीमर्स बनते हैं इसमें क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा मोनोमर यूनिट जुड़ेगी, पर जब रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने पर क्या होगा, कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स वहाँ से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। कंडेंस्ड होंगे मॉलिक्यूल और वहाँ से कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। हो सकता है कि रिएक्शन के दौरान वाटर का मॉलिक्यूल वहाँ से बाहर निकले, अमोनिया का मॉलिक्यूल बाहर निकले, HCl या फिर एल्कोहल, कुछ भी ऐसा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। यानी एक तरह से वेस्ट फॉर्म हो रहा है इसमें, कि जब रिएक्शन हुई, मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ी तो वहाँ से कुछ वेस्ट क्रिएट हुआ, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स, अमोनिया या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ भी क्या होगा वहाँ से रिमूव होगा, एलिमिनेट होगा। इसके एग्जाम्पल है टेरिलीन और बेकेलाइट। आप रिएक्शन में देख सकते हो, यहाँ पे हेक्सामिथाइलिन डायमाइन का फॉर्मूला है। इसके साथ जब आपने एडिपिक एसिड को ऐड किया और इन दोनों को जब जोड़ा गया तो एक नाइलॉन 66 का मॉलिक्यूल बना, प्लस NH2O, यानी कि कुछ नंबर पानी के वहाँ से बाहर निकले। मतलब पानी यहाँ पर क्या बाई प्रोडक्ट है, यानी कि वेस्ट है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होगा, पूरा का पूरा मोनोमर यूनिट ऐड नहीं होता है। मतलब रिएक्शन होगी, मोनोमर्स जुड़ेंगे, लेकिन वहाँ से कुछ ना कुछ वेस्ट क्या होगा, रिमूव होगा, कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट वहाँ से रिमूव होगा। ऐसे पॉलीमर्स कहलाते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। So student, we have completed classification of polymers. Thank you very much. Hope you like the video and please comment down more topics for my new video. Thank you very much and subscribe for more updates.